नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट की परीक्षा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। भाई ये परीक्षा आपकी 24 जून से 8 जुलाई तक चलनी है। जिनके पेपर जो है वो 28 तारीख को हैं, उनके शहर भी दिखने लगे हैं। जैसे मेरा 28 तारीख को पेपर है, तो भाई मेरा जो शहर है, मेरा भोपाल में पेपर है और मैं तो इस परीक्षा को स्किप करने वाला हूँ। लेकिन अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है एमपी वन रक्षक की परीक्षा, सेम सिलेबस लगभग उसका था, तो उसके आधार पर हम इस परीक्षा की प्रणाली को समझने वाले हैं भाई कि कहां से प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि ईएसबी की परीक्षाओं में अपेक्षा करना आप समझ लीजिए कि बिल्कुल मूर्खता होती है, क्योंकि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। यहाँ सब कुछ अपेक्षाओं से परे होता है। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है कि भाई जैसे अभी जो अभ्यर्थी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में निश्चित रूप से ये रहता है कि भाई जैसे अब हमारे पास 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, तो अचानक से हम क्या पढ़ लें, कहाँ हम ज्यादा ध्यान दें जिससे हमें लाभ हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस खबर को आपने सुबह अखबार में भी पढ़ा होगा भाई कि कितने 3.67 लाख आवेदन आए हुए हैं, लगभग 1000 पद हैं, 1041। तो एक पद के लिए भाई 353 अभ्यर्थी लाइन में लगे हैं। आपको उनसे आगे निकलना है, तब जाकर कहीं नौकरी मिल पाएगी। फिलहाल तो हम इसके सिलेबस को लेकर बात कर रहे हैं, अंत में बात करेंगे भाई कम से कम आपको कितने स्कोर लेकर आना है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं भाई। वही 5 चीजें हैं: हिंदी, हिंदी के बाद आपकी जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कहां से प्रश्न आने की संभावना है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में आपका बचती है अंग्रेजी। अंग्रेजी चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, और हिंदी की बात इस स्तर पर कि अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है वन रक्षक की, उसमें भी यही 5 चीजें थी। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, एक और बात मैं बता दूं। पहले के समय में ऐसा होता था, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की कि आपके सब्जेक्ट वाइज प्रश्न आते थे ईएसबी की परीक्षाओं में। मान लीजिए आपका मन नहीं है हिंदी के सवाल हल करने का, आप शुरुआत में गणित के सवाल, मैथ के सवाल करना चाहते हैं, या फिर आप शुरुआत में अंग्रेजी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, अंग्रेजी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई आप उसी सेक्शन को खोल सकते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है पहला प्रश्न आपको हिंदी का दिख जाए, दूसरा अंग्रेजी का दिख जाए, तीसरा संस्कृत का दिख जाए, या फिर लगातार 4 प्रश्न हिंदी के दिख जाए, फिर कुछ और आ जाए, मतलब मिक्स प्रश्न आते हैं। अरे हाँ या ना। तो आपको तो 1 से 100 तक ही चलना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी की अगर हम बात करें भाई, हिंदी में क्या क्या पूछा जाना है, तो जैसे काव्य खंड हो गया आपका, गद्य खंड। अब काव्य खंड में भाई इनके जो ऑफिशियल सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हालांकि सिलेबस से कितना आता है वो तो आप भी जानते ही हैं। तो काव्य खंड में सूरदास के पद हो गए, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन। जो ये चीजें मैं बता रहा हूं, आप इंस्टेंटली इनको रिवाइज कर सकते हैं एक बार। बहुत कुछ अब आप सीख नहीं पाएंगे इतने कम समय में। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एग्जाम सेंटर में एंट्री लेने के 1 मिनट पहले तक भी अपने नोट्स खोल करके रखे होते हैं। ठीक है, उनकी भी अपनी चीजें हैं, उनकी अपनी विचारधारा है मेरे विचार में, लेकिन जो सिलेबस अभी है उसको आप उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काम में आएगा। गद्य खंड की हम बात करें, जैसे काव्य खंड हो गया, तो काव्य खंड की चीजें मैंने आपको बता ही दी। काव्य खंड, अब देखिए गद्य खंड में क्या आता है। तो भाई स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, अनु भंडारे की एक कहानी। यह भी, ये जो कहानियां हैं या उपन्यास हैं या जो भी है, आपको इन्हें पढ़कर जाना है। कई बार इनके पात्रों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो बहुत मान। अब जैसे यहाँ इनके लेखक का नाम तो लिखा ही है। एक प्राइमरी प्रश्न अब हर जगह नहीं आते कि आपसे पूछा जाएगा कि फलाने देश के राजा कौन से थे या कौन सा युद्ध कब हुआ था। अब सेकेंडरी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए और प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे अंदर की बातें पूछी जाती हैं भाई। तो सिर्फ अगर आप बेसिक पढ़कर जा रहे हैं तो वो सफिशियंट नहीं है, ये मेरा अनुभव कहता है। द्वितीय चीजें भी, सेकेंडरी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। इस कहानी के लेखक का नाम बता दिया,
उसके पात्रों के बारे में आप जानते ही नहीं है कि कौन क्या था, कौन रमा था, कौन गजानन था, कौन मुक्ति माधव था, कौन क्या था, वो चीजें भी आप पढ़ कर जाइए। आगे हम बात करें भाई व्याकरण की, तो व्याकरण तो देखिए किसी भी विषय के लिए महत्वपूर्ण होता ही है, वो तो आधार होता है, और लगभग आधे प्रश्न भी आपको व्याकरण के देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें यही चीजें हैं, रस है, अलंकार है आपका, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद में दोहा, चौपाई होगा, कवि, लेखक, परिचय, बस यही सब चीजें हैं, मतलब 5-6 चीजें हैं, लेकिन ये 5-6 चीजें भी अपने आप में बहुत बड़ी हैं भाई। हम इसकी आगे बढ़े तो रचनात्मक लेखन, जिसमें आपका पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, अपठित गद्यांश और पद्यांश। हालांकि अभी जो वनरक्षक गिल पहली बार परीक्षा हुई थी और सहायक गिल अधीक्षक की परीक्षा हुई थी, उसमें मेरी शिफ्ट में तो कम से कम एक भी गद्य और पद्य से प्रश्न नहीं आया था, लेकिन इन्होंने सिलेबस में दे रखा है तो आ भी सकते हैं। कई बार हिंदी में हो जाता है, एक आपको अपठित गद्यांश या पद्यांश दे रखा है, 2-3 प्रश्न उसी से पूछ लिए जो आपने इजीली बना लिए, पर ये आपका नसीब है, आपकी शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट में आपको पेपर है उस दिन आ जाए। कृतिका का भाग, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है भाई गणित, और गणित में जैसे अभी जो परीक्षाएं हुई थी उनमें आपके अर्थमेटिक से भी प्रश्न आए, तो एडवांस से भी प्रश्न आए। कुछ प्रश्न अर्थमेटिक में ऐसे थे जो बहुत एडवांस लेवल के थे, एक्सट्रीम लेवल के थे, कुछ प्रश्न एडवांस में ऐसे थे जो बिल्कुल बेसिक प्रश्न थे, आप उनको फॉर्मूला रखते ही सॉल्व कर देंगे। तो वो तो प्रश्नों की प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन मेरे विचार में आप एडवांस मैथ के फॉर्मूले बहुत आराम से याद कर लीजिए भाई, उनमें आपकी चूक ना हो। वास्तविक संख्याएं हो गई आपकी, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इसमें कुछ और टॉपिक नहीं है, जैसे आपका औसत हो गया, ब्याज हो गया, रेलगाड़ी हो गई, धारा ना हो गए, ऐसे प्रश्न तो है ही नहीं भाई इसमें। आगे बात करें हम विज्ञान की, तो विज्ञान में भी आपकी तीनों चीजें, जैसे आपकी रसायन विज्ञान हो गई, आपकी जीव विज्ञान हो गई, और आपकी भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही चीजें आपको पढ़ के जानी है। कुछ टॉपिक के मैं आपको नाम बता देता हूं, उनमें आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, धातु और अधातु, कार्बनिक, यौगिक, जैव प्रक्रम, निरंतर और समन्वय, प्रजनन, अनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। तो भाई 4 विषय होगा इसमें, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका पर्यावरण, चारों से ही प्रश्न आने की संभावना है। आगे आता है आपका सामाजिक विज्ञान। अब इन्होंने बहुत सरलता से, सहजता से लिख दिया कि सामाजिक विज्ञान, अपने आप में सामाजिक विज्ञान कितना बड़ा है आप उसको ऐसे समझिए, इसमें आपका इतिहास भी है, तो आपका भूगोल भी है, आपकी राजनीति भी है, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इतिहास में जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, सिर्फ 2 चीजें इन्होंने लिख रखी हैं सिलेबस में। भूगोल में क्या क्या है, तो संसाधन है, वन एवं वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, निर्माण, उद्योग। और राजनीति में है आपकी सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लोकतंत्र। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण। आगे हम बात करें अंग्रेजी की, इंग्लिश, तो भाई इसमें है फर्स्ट फ्लाइट आपकी, फुटप्रिंट्स, विदाउट फीट, और ग्रामर है, ग्रामर में आपके टेंस हैं, मॉडल्स हैं, डिटरमाइंस हैं, और राइटिंग में है आपके लेटर्स और ऐसे, मतलब पत्र और निबंध। यही चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं, जो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे वो शायद इनको आसानी से समझ पाएंगे, अपन को तो पल्ले ही नहीं पड़ती भाई, इसलिए उन पेपर में भी स्कोर खराब हो गया, और जहां इंग्लिश आती है वहां अपन फंस जाते हैं। बात करें आपकी माइनस मार्किंग की, तो आपको पता ही है कि 1/4 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होनी है, 1/4 की, मतलब अगर आपने किसी परीक्षा में 60 प्रश्न सही किए, 40 प्रश्न गलत किए, तो 1/4 के हिसाब से आपके 10 नंबर कट जाएंगे, और आपका जो स्कोर आएगा वो आपका 50 नंबर आएगा। स्कोर आपकी स्क्रीन पर लिखा नहीं होगा, आपको सिर्फ सही क्वेश्चन दिखेंगे, गलत क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई आपका क्या स्कोर बन रहा है। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हैं? सहमत है तो फिर एक महत्वपूर्ण बात सुनकर जाइएगा कि कट ऑफ की तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कम से कम आपको कितना स्कोर करके आना है मिनिमम, तब आपकी बात बन पाए। माइनस मार्किंग हटाने के बाद आपको 70 प्लस स्कोर करके आना है भाई,
कम से कम 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। 4 से 10 प्रश्न गलत हो जाएं, 12 प्रश्न गलत हो जाएं, 70 प्लस अगर आपका स्कोर रह रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। इस माइनस मार्किंग में, एक चौथाई की माइनस मार्किंग में 70 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत शानदार स्कोर है। और रही बात 353 अभ्यर्थियों की एक पद के लिए, तो भाई ये भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी। रेलवे में तो ये आंकड़ा 2000 के ऊपर निकल जाता है, इससे ना डरें। वो सब तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हर परीक्षा में 20% लोग तो भाई उपस्थित भी नहीं होते हैं। इसके बाद जो उपस्थित होते हैं वो कहते हैं कि बहुत दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए थे, चलो इसी बहाने भोपाल देखा है, सागर देखा है, जबलपुर घूमा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, महाकाल के दर्शन कराया भाई, उज्जैन घूमे आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो देने जा रहे हैं, कुछ अनुभव तो आएगा, कुछ ना आएगा तो। जो कंपटीशन मेन रहता है वही 40-50 लोगों में रहता है, आपको उनसे आगे निकलना है। तो जो 300, 350, 3000 कितने ही बने रहे, उनकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो, अच्छे से पेपर दो। ऑल द बेस्ट। और जब आपका पेपर हो जाए तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।